हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ डीएवी क्लास 7 का एसएसटी। इसके पहले मैंने क्लास 6 का भी वीडियो बनाया था एसएसटी का। उसमें सारे चैप्टर्स की मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है और उसके सॉल्यूशन भी वहाँ पर दिए गए हैं। आप उसको जा कर के देख सकते हैं अगर कोई क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं तो। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं दूसरी वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। Environment in its true sense can be defined as all that surrounded us. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and land where we live. It also includes plants, animals and a large variety of man-made things which are necessary for our living. मतलब कि environment को अगर हम ट्रू सेंस में, सही सेंस में समझें तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट क्या है, हमारे बेसिक लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। यानी इस इन्वायरमेंट के बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि लाइफ के लिए जो भी बेसिक चीज़ होती है कि इसके बिना लाइफ नहीं जिया जा सकता है, तो उसके उसी तरह से इन्वायरमेंट क्या है, हमारे लाइफ का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, इससे हमें इन्वायरमेंट से हवा मिलती है जो कि हम सांस लेते हैं, पानी मिलती है जो कि हम पीते हैं, और खाना जो हम खाते हैं, और लैंड ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट्स में मिलती है। और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसमें प्लांट्स शामिल होते हैं, इन्वायरमेंट में प्लांट्स शामिल होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और बहुत बड़ी वैरायटी मैन मेड थिंग्स की होती है। ये देखिए इन्वायरमेंट में क्या क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और मैन मेड थिंग्स भी हैं जो कि हमारे लिविंग के लिए बहुत नेसेसरी होता है। दस इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं, नेचुरल और मैन मेड एलिमेंट्स दोनों होते हैं। मैन मेड एलिमेंट्स मतलब है जो हम लोगों ने हमारे द्वारा बनाया गया है, जैसे रोड है, बिल्डिंग है, घर है, ये सब मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। The natural environment can be further bifurcated into two groups, that is the physical environment and biological environment। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको फिर से दोबारा से जो है आगे दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। और पहला ग्रुप क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो जीवित चीज़ें नहीं हैं वो सारे फिजिकल इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं, जैसे कि लैंड है, वाटर है और एयर। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज ए प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है उसमें सभी जीवित चीज़ें जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे शामिल होते हैं। Man is the most important component of the biological environment who satisfies all the required needs from both parts of the environment। तो मैन क्या है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अपनी सारी ज़रूरतें इन्वायरमेंट के इन दोनों पार्ट से पूरी करता है। कौन कौन से पार्ट, नेचुरल से और मैन मेड एलिमेंट्स से। The two components of the natural environment, that is the physical and biological, are largely interdependent and cannot be separated। तो जो दो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, जो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल हैं, ये दोनों क्या है, पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। Any major change in the physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment। अगर कोई भी चेंज जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में होता है तो जो ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसमें भी उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो बायोलॉजिकल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल। तो ये चेंज क्या हो है, सडन भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, और ग्रेजुअल यानी कि बहुत धीरे धीरे भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज थ्रू आवर सेंस। तो जो सॉइल का जो डेवलपमेंट है, मिट्टी का बनना जो है, ये कई साल लग जाते हैं इनको बनने में,
जिसको कि हम क्या है हमारे सेंस के द्वारा विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते कि मिट्टी कैसे बन रही है। इतनी धीरे धीरे बनती है ये मिट्टी, इतना स्लो प्रोसेस है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो मिट्टी कितने सालों में बन रही है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, और इसी तरह दूसरी तरफ क्या होता है, सम चेंजेस आर वेरी सडन, कुछ चेंजेस बहुत अचानक होते हैं, जैसे कि चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द अक्रेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और वोल्केनो एटसेट्रा। जैसे कि होता है अर्थक्वेक का आना, भूकंप और वोल्केनो, ये सब क्या होते हैं, चेंजेस अचानक से होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के चार भाग, तो आप आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर स्फीयर्स, दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ईच ऑफ these is unique in its own way and supports others in sustaining life form on our planet called the Mother Earth. Let us understand the importance of each sphere of the natural environment. तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको ब्रॉडली जो है सो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये क्या क्या है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर। तो इन चार भागों में हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को बांटा बांटा हुआ है। इसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। और ये प्रत्येक जो है सो अपने आप में यूनिक है। और क्यों यूनिक क्यों है, क्योंकि इन सब के सपोर्ट से लाइफ जो है वो पॉसिबल है इस प्लेनेट पे, जिसे हम मदर अर्थ कहते हैं। तो इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है तो इन चारों के वजह से ही पॉसिबल है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्फीयर ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रत्येक स्फीयर के की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहला है लिथोस्फीयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स। जो लिथोस्फीयर का लिटरल मीनिंग है वो क्या है, रॉक्स, स्फीयर ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का गोला, रॉक्स का। द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ का जो सॉलिड लेयर है उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, यानी कि जो लैंड वाला पार्ट है उसे। द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। जो लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर तक है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कम्पोज ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सियाल। जो अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है ज़मीन का, वो क्या है, वो जो लिथोस्फीयर का जो अपर पार्ट है उस वो किस चीज़ से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। और उसमें क्या क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, जिसे कि शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। यानी कि सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का AL, इसको मिला करके सियाल कहा जाता है। और जो उसके नीचे का पार्ट है लिथोस्फीयर का, उसको क्या कहता है, सियाल कहा जाता है, सियाल लेयर। ये क्या है, ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड सीमा। ये जो रॉक्स हैं वो मेनली इसमें क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है, जिसे सीमा कहा जाता है। विच इज जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ओशियन का बेसिन में पाया जाता है। जैसे कि ये लैंड वाला पार्ट है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, सियाल पाया जाएगा। और अगर इधर ओशियन है तो जो ओशियन है तो वहाँ भी तो नीचे में कहीं ज़मीन होगी ना, तो वहाँ का जो नीचे का ज़मीन जो होगा उसका जो बेस होगा वहाँ पर क्या पाया जाता है, सीमा। सीमा में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। Thus, lithosphere is that part of the earth which provides us land over which we live. इस प्रकार से लिथोस्फीयर हमें अर्थ पे वो पार्ट प्रोवाइड करता है जिस पर हम रहते हैं। It provides soil for the plants and is also a source of all the minerals wealth. ये हमें मिट्टी प्रदान करता है जिस पर कि हम प्लांट्स लगाते हैं। प्लांट्स के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो वो हमें लिथोस्फीयर पे ही मिलता है। और इसी में जो है ये बहुत सारे मिनरल्स का सोर्स भी है। नेक्स्ट हमारा है एटमॉस्फेयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। द एटमॉस्फेयर इज composed of a mixture of gases which forms an envelope around the earth। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, स्फीयर ऑफ एयर, यानी कि
एयर का स्फीयर, ठीक है। द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर है ये क्या चीज़ से बना हुआ है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, गैसेज का मिक्सचर है, इसमें बहुत तरह की गैसेज हैं एटमोसफियर में। और ये क्या करता है, ये जो है सो हमारे अर्थ को के ऊपर एक चारों तरफ से इन्वेलप के रूप में बनाता है। इट इज ए गैसियस इन्वेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो हमारा अर्थ है इसका जो सरफेस है ये, इससे 1600 किलोमीटर ऊपर तक ये गैसेस जो है वो पाई जाती हैं। ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जो ये गैसेस हैं जो हमने पढ़ा, इस 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन 32 किलोमीटर तक ही 99% जो गैसेस हैं वो 32 किलोमीटर तक ही हैं। उसके बाद जो 1% गैस है वो इतना दूर में है, यानी कि इतने दूर में 32 किलोमीटर तक जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा घना है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हल्की गैसेस हैं, थोड़ा मोड़ा है। Among the four major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where changes occur not only from the season to another but also within a short period of time, say a few hours. These sudden changes produce changes in atmospheric condition which affect our life both directly and indirectly. तो जो हमारे ये इन्वायरमेंट के चार फोर जो हमारे इन्वायरमेंट के फोर स्फीयर्स हैं, उन फोर स्फीयर्स में जो एटमॉस्फेयर है ये सबसे ज़्यादा डायनेमिक है, इसका नेचर क्या है, सबसे ज़्यादा डायनेमिक है, यानी कि चेंज होने वाला है। हम वेयर चेंजेस अकर ओनली फ्रॉम वन सीजन, यानी यहाँ पर केवल एक सीजन से दूसरे सीजन का चेंज ही नहीं होता है, बल्कि बहुत छोटे छोटे समय में भी यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि कह सकते हैं कुछ घंटों में भी हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है मौसम में। और ये जो अचानक चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर की कंडीशन में, ये हमारे डेली लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू sphere of water which is present in ocean, rivers, lakes and other water bodies on the earth's surface। तो हाइड्रोस्फीयर जो है उसका मतलब क्या होता है, स्फीयर ऑफ वाटर, जो कि प्रेजेंट करता है ओशियन को, रिवर, लेक और जो भी अर्थ के सरफेस पर वाटर बॉडी है उसको ये प्रेजेंट करता है। द प्लेनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। तो जो ये प्लेनेट अर्थ है इसे कभी कभी प्रायः क्या कहा जाता है, वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है या फिर ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर, यहाँ के जो सरफेस है अर्थ का सरफेस पर, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर है, एबंडेंस ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी है। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड्स रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ है अर्थ के सरफेस पे, उसका वो जो है अर्थ के सरफेस का 71% एरिया कवर करती है, जिसमें रिवर्स, लेक्स, सीज और ओशन ये सभी शामिल है। सारे मिला करके अर्थ के सरफेस पे 71% हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पर समान तरीके से नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, इस तरह से बटा हुआ है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 40% ऑफ द total area covered by water lies in northern hemisphere, whereas the remaining 53% lies in the southern hemisphere। यानी कि जो टोटल एरिया है वाटर का उसका 43% लगभग एस्टिमेटेड है, ये लगभग 43% एरिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और 53% जो बाकी का बचा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ओशियन होल्ड्स 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। तो ओशियन में जो अर्थ का जितना भी वाटर है उसका 71% का, जैसे कि वाटर है अगर, तो उस वाटर में भी उसका 71% का 96.5% जो है वो ओशन में है, और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर्स, रिवर्स एंड लेक्स। तो बाकी के जो वाटर हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, रिवर में,
आइस के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, लेक्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी कि बायोस्फीयर का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, स्फीयर ऑफ लाइफ होता है। Biosphere is the narrow zone of contact between all three spheres of environment where all kinds of life exist। यानी बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर तीनों स्फीयर्स जो है इन्वायरमेंट के वो मिल करके एक लाइफ बनाते हैं, जहाँ जीवन को पॉसिबल बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एटमॉस्फेयर है, ये है हमारा लिथोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर है। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं और जहाँ इन तीनों के जहाँ पे मिलने से लाइफ पॉसिबल होता है तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स present on the earth are found on or near the earth's surface of the land, water and air। तो जितने भी ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जो अर्थ पर प्रेजेंट है और पाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं ये सभी के सभी कहाँ होते हैं, हमें लैंड, वाटर या फिर एयर के में ही पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग जो है वो बायोस्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे आर कैपेबल फॉर चेंजिंग इट, जो इसको चेंजेस करने में कैपेबल है। द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। अर्थ क्या है, डाइवर्सिटीज से भरा हुआ, विभिन्नता से भरा हुआ है, अलग अलग चीज़ों से। देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे कैसी डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंड की है, कहीं ज़्यादा कहीं कैसी है, कहीं कैसी है, ज़मीन ऊंची है, नीची है। सॉइल की डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की मिट्टी होती हैं अलग अलग जगह में, कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी मिट्टी है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। दिस प्रोसेस ऑफ diversification has occurred largely over long period of time, resulting in the emerging of new species of plants and animals। These changes create biodiversity on earth। तो ये प्रोसेस है डाइवर्सिफिकेशन का, विभिन्नता का, ये एक बहुत ही लंबे समय का परिणाम है। काफ़ी लंबे समय में धीरे धीरे करके इसमें डाइवर्सिफिकेशन आता है और इसका परिणाम क्या होता है, नई नई तरह के स्पीसीज जो होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के वो आते हैं। दीज चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। और ये चेंजेस जो हैं, यही चेंजेस जो है बाद में जाकर के अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड the Wildlife Protection Act 1972 to protect and conserve the biodiversity। जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, इन्होंने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया, जिसके तहत क्या किया गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाएगा। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। यानी इस एक्ट के तहत जो है पोचिंग और हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड हो गया, निश्चय मना कर दिया गया। और वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज़ ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। तो और इस एक्ट का अगर हम कोई वायलेशन करता है, विरोध करता है, इसका उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो ये क्या होगा, पनिशेबल होगा, सजा योग्य होगा। अंडर द लॉ, कानून के तहत ये सजा देने योग्य होगा। It is not only the duty of government to protect and preserve wildlife, but also all of us are responsible। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है कि हम जो है इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और प्रिजर्व करें, बल्कि ये हम सभी की ड्यूटी है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और प्रिजर्व करें। नेक्स्ट है, डू यू नो some critically endangered species of animals in India are forest owlet, Ganges shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle, etc. Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries of India। तो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या हो गया कि जो स्पीसीज जो है बहुत ही इंडेंजर्ड इस सिचुएशन में है, यानी कि अब वो बिल्कुल भी
ख़त्म होते जा रही है वो वाली प्रजाति। बहुत से एनिमल्स की जो है वो अब बहुत कम बच गई है और बहुत ही जल्द वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी एनिमल्स हैं इंडिया में, जैसे कि फॉरेस्ट आउलेट है, गंगस शार्क है, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदर बैक टर्टल, इस तरह के बहुत से एनिमल्स जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिचुएशन में हैं। और वर्तमान रूप में जो है प्रेजेंटली अभी इंडिया में 102 नेशनल पार्क्स हैं और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। Human beings, as an important part of the environment, are well equipped to exploit, consume, or utilize different plants and animal species existing on the Earth's surface. It is the need of the present times that we should live in harmony with our surroundings. This will allow the Earth to sustain all forms of the life on it and to produce never once in the course of time. ह्यूमन बीइंग जो है वो इस इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो क्या है कि इस अर्थ के सरफेस पे जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और जो कुछ भी है उसका या तो वो एक्सप्लॉइट करे, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करे, या फिर कंज्यूम या यूटिलाइज़ करे, यानी जितना ज़रूरत है उसके अनुसार उसको कंज्यूम और यूटिलाइज़ करे। It is a need of the present time that we should live in harmony with our surrounding। तो ये प्रेजेंट टाइम में ये ज़रूरत हो गई है, वर्तमान समय में ये ज़रूरत है कि हम सभी जो हैं वो मिलजुल करके रहें अपने सराउंडिंग से। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट एंड टू प्रोड्यूस नेवर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा कि अर्थ पर जो है सो लाइफ की सभी फॉर्म्स जो है वो सस्टेन कर पाएगी और इट सॉरी एंड इट एंड टू प्रोड्यूस नेवर न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम, और न्यू को अगले को प्रोड्यूस करने का टाइम मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी, समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।